हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? जय हिंद। माय वॉइस इज ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? नाइस नाइस। और सब खैरियत? शानदार, सुप्रभात। सुबह सुबह क्लास। आधे लोग तो लग रहा है अभी भी नींद में ही बैठे हैं। हाउ इज द जोश? स्क्रीन, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आज का जो डिस्कशन है वो हम क्लास के एंड में करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे। इसके अलावा मैंने 16 जून के हैंडआउट में एक पॉइंट और लिख करके दिया था। आई होप आपने पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट नोटिस, रेस नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 10 में जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेस नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 10 में एक्चुअली यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक्स का फंक्शन दिया हुआ है ना। यहाँ पे एक्स है, टाइम नहीं है। तो यहाँ का एक्सेलरेशन एक्चुअली हम इस तरीके से निकालते हैं जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है। वो हम आगे जाकर के इसी चैप्टर में जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे होंगे वहां पे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, मैंने उस समय इस क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व कर दिया था। मुझे लगा था वेलोसिटी का ये फंक्शन दिया हुआ है, मुझे लगा था यहाँ साइन के अंदर टी का फंक्शन है, लेकिन वो टी नहीं है, एक्स है। ओके, तो याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने डिस्कस किया है इसको हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें चेन रूल पढ़ना बाकी है। जब हम चेन रूल पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 12th का बी पार्ट, रेस नंबर 12th का बी पार्ट भी अलग तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि वहां पर अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो बताओ वहां पे डिस्टेंस पूछा था या डिस्प्लेसमेंट पूछा था? क्वेश्चन के बी पार्ट में बताओ डिस्टेंस पूछा है बेटा या डिस्प्लेसमेंट पूछा था? एक्चुअली में वहां पर डिस्टेंस पूछा गया है, और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा तो बराबर नहीं होते, ये आप भी जानते हैं। जब तक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तभी तक बराबर होते हैं। और वहां अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हो तो वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था। अगर हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो बेटा इससे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आए, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना था? डिस्टेंस। तो अभी आप 12th के बी पार्ट को होल्ड करके रखिएगा, मैं इसका एग्जैक्ट मेथड क्या होता है वो आपको आगे बताऊंगा। पीयूष आनंद पूछ रहे हैं क्या सर आप इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे? नहीं बेटा, जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ना। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये मैंने जो बोला ये है 12th का बी पार्ट, रेस नंबर 12 का बी पार्ट। क्या मेरी वॉइस अभी लोगों को क्लियर आ रही है? परफेक्ट एकदम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तो हो सकता है, लेकिन हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चंस दिए थे, क्या आप लोगों ने सॉल्व किए हैं? ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द होल जर्नी, इसका आंसर बेटा 52 मीटर आ रहा है। एवरेज वेलोसिटी जब हमने कैलकुलेट करी तो एवरेज वेलोसिटी आ रही है 13/4, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 3.25 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 13 सेकेंड जो आ रहा है वो आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। वो आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोगों में से किसी का आंसर सही है? बहुत शानदार सर, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने आंसर बिल्कुल सही दिया है।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं देख रहा हूँ कि क्लास में जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है या लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने मैदान छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जब लोग गिव अप करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपका कंपटीशन कम होने वाला है। क्यों भाई? चलिए अभी देखते हैं आपके जो भी आंसर्स आए उन सभी आंसर्स को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा। ये क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स में ब्रेक है। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है। पहले वो कार एक्सेलरेट करता है, जैसे जनरली ऐसा ही तो होता है। जनरली कोई कार ड्राइव करे तो क्या करता है, स्टार्ट होता है फिर वो उसे एक्सेलरेट करता है। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि जो एक्सेलरेशन है वो बेटा कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द 2 सेकंड्स। ये दिया हुआ है, मतलब 2 सेकंड तक कार एक्सेलरेट करती है। और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके बाद ये कार अगले 10 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से चलती है। कैसे चलती है? कांस्टेंट स्पीड से चलती है। और फिर क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है उसके बाद कार रिटार्ड करता है। रिटार्ड करने का मतलब समझ, मतलब क्या हुआ, सपोज एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर आया तो क्या हुआ, सपोज ब्रेक अप्लाई कर दी तो फिर कार रिटार्ड करता है। और रिटार्डेशन की वैल्यू हमें दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में लिखा है फाइनली इट कम्स टू द रेस्ट। फाइनली ये रेस्ट पर आ जाता है। देखो जब भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज काफी बड़ी है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम जेई एडवांस में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। किसमें? जेई एडवांस में। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका है कि क्वेश्चन को ब्रेक कर दो। क्वेश्चन को क्या कर दो? ब्रेक कर दो। जरा देखें ध्यान से, ये रहा पॉइंट है, मेरा इनिशियल पॉइंट। कार का एक्सेलरेशन पहले कितना था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगले 2 सेकंड तक कार यहाँ पहुंच गई। ये जीरो की कहानी है, ये 2 सेकंड की कहानी है। 2 सेकंड को मैं पॉइंट बी बोल रहा हूँ। फिर पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी तक कार का एक्सेलरेशन 0 होगा। ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला कि कार का एक्सेलरेशन 0 होगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। और फिर बेटा सी से डी में वो रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड करने का मतलब क्या हुआ? रिटार्ड करने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कार आगे जा रही है तो उसकी वेलोसिटी बेटा आगे होगी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन पीछे रहा होगा। ठीक है, अब देखना मैं एक एक करके मोशन को ब्रेक कर रहा हूं। अगर मैं ए से बी में बात करूं तो क्या तुम बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो? ये मैंने वेलोसिटी कैसे निकाली, u प्लस ए इंटू टी। एक्सेलरेशन 2 है, टाइम भी 2 है, तो वेलोसिटी पॉइंट बी पे कितनी आ जाती है, 4 मीटर पर सेकंड। क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो ए से बी में? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैंने लगाया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इतने में चिंटू भैया ने बोला कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि डायरेक्टली पॉइंट ए से डी में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते? ऐसा हम कर सकते हैं क्या? क्या हमने यहाँ पे ए से डी में डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन को क्यों अप्लाई नहीं किया? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इंटरवल के बाद बार बार एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ए से बी में एक्सेलरेशन 2 है, बी से सी में एक्सेलरेशन 0 है, और सी से डी में एक्सेलरेशन -1 है। तो आप क्या डायरेक्टली यहाँ पर बेटा ए से डी में इक्वेशन लगा सकते हैं? नहीं, आपको मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ए से बी में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि ए से बी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर बी से सी में अगर आप अलग से बात करेंगे, और सिमिलरली सी से डी में करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अब हम बात कर रहे हैं बी टू सी। देखो बी टू सी में तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली कितना आ जाएगा, u इंटू टी। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन a की वैल्यू 0 हो गई। अगर बेटा a की वैल्यू 0 हो गई तो हम डायरेक्टली लिखेंगे वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी t बराबर v पर 4 है, 4 इंटू 10 40 मीटर। बहुत बढ़िया। अब देखना c से d की बात अगर हम करें तो ये आपको समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन -1 क्यों लिया है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड करने का मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पर हमने राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, इसीलिए एक्सेलरेशन -1 होगा। तो देखना हमने पॉइंट डी पे फाइनली वो रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई।
तो अब हम यहाँ पे सी पॉइंट से डी पॉइंट की बात करें तो देखो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस वीटी, टी बराबर 4 सेकंड्स आ गया। मतलब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितनी देर में रुक जाएगी, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कितनी देर में रुक जाएगी, 4 सेकंड। लॉजिकली भी समझ में आ रहा था आपको, सिंपल से पता है कि अगर उसकी स्पीड 4 है और रिटार्डेशन 1 है, तो मैंने आपको बताया था कि रिटार्डेशन 1 होने का मतलब क्या हुआ, हर 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी कम होगी, 1 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड कम होने के लिए कितना समय लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास t इक्वल्स टू 4 सेकंड, c से d का डिस्प्लेसमेंट निकाला है, तो यहां लगा सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू -1, तो ये डिस्टेंस आ जाता है 8 मीटर। ये डिस्टेंस क्या आ जाता है, 8 मीटर आ जाता है। क्लियर? देखिए जो ब्रेकिंग डिस्टेंस और ये सारी चीजें जो बताई थी, ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। मैं नहीं लगाता, आई नेवर प्रेफर। मैं हमेशा इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रेफर करता हूं। मेरी बात समझ आ रही है? मैं कभी भी यहां पर डायरेक्टली इक्वेशंस ऑफ मोशन को नहीं लगाता। आगे बढ़े, ठीक। सॉरी, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डायरेक्टली लगाता हूं, मैंने उल्टा बोल दिया। ठीक है, आप और भी अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इक्वेशन से सॉल्व करें, आप और भी दूसरी इक्वेशन लगा सकते हैं, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी कर सकते हैं। तो देखो ये पार्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना था, 4 40 प्लस 8 टोटल कितना हो गया, 52 मीटर। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पार्ट में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 52 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको पता है, पहले ए से बी के इंटरवल में समय कितना लगा, 2 सेकंड। बी से सी के इंटरवल में समय लगा 10 सेकंड, और सी से डी के इंटरवल में समय लगा 4 सेकंड। मैंने ये सारी वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करके रख ली है, क्योंकि मुझे पता था कि आगे इक्वेशन में ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैंने टाइम कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 + 10 + 4, तो टोटल ये टाइम कितना लगा, 16 सेकंड ए से डी तक जाने में। तो 13/4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में पूछा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 13 सेकंड। अब देखना यहाँ पे t इक्वल्स टू 13 का मतलब ये कहां पर आ रहा है, ये पॉइंट। क्या ये पॉइंट c से d के बीच में आएगा? क्योंकि देखो 12 सेकंड पे तो वो पॉइंट c पे ही पहुंचेगा, अगर रेस्ट से स्टार्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट c और d के बीच में आएगा। तो देखो c पर वो है 12 पर और t बराबर 13 पे पूछा जा रहा है, तो 12 से 13 वाला जो इंटरवल है वो 1 सेकंड का है। अगर वो इंटरवल बेटा 1 सेकंड का है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लगाएंगे, v बराबर u कौन सा लेंगे जो कहां पर है, t बराबर 12 पर है, जो कि 4 है, प्लस a इंटू टी। ये समझ में आ रहा है, v बराबर u प्लस ए टी, a की वैल्यू -1 इंटू टी। तो यहां से ये वैल्यू आ जाती है आपके पास क्या, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। ठीक है, आंसर आपका सही आना चाहिए। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। अरे भैया आंसर आपका सही आना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है? क्या बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया है? मेरा आंसर 8 सेकंड और 160 मीटर आ रहा है। 8 सेकंड और 160 मीटर आ रहा है। क्या आप लोग निकाल पाए इसको? बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर। देखो क्वेश्चन को समझ लेना, ए और बी। ए जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन 0 दिया हुआ है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जो बी है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो कार हैं और ये कार इस पॉइंट पर और यहां से मूव करना शुरू करें, तो देखो कार ए तो आगे निकल जाएगी, क्योंकि कार ए की स्पीड ज्यादा है इनिशियली, और जो कार बी है वो 0 से अपनी स्पीड बढ़ाएगा, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन। तो आपसे ये पूछा गया है कब और कहां पर इनकी मुलाकात होगी, व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर। बताओ क्रॉस करने की कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, इस क्वेश्चन में क्रॉस करने की कंडीशन क्या होगी?
क्रॉस करने की कंडीशन क्या होगी, ये t बराबर 0 की कहानी दी हुई है, ये आपको जो कहानी दी हुई है बेटा ये कब की दी हुई है, t बराबर 0 की। t बराबर 0 पर दोनों सेम पोजीशन पे पाए गए। व्हाट इज द कंडीशन, जब ये दोबारा मिलेंगे। देखो दोबारा मिलने की कंडीशन ये है कि मान लो यहां से a चल करके इधर पहुंच गया कहीं। मुलाकात होने का मतलब है, हमेशा याद रखना कि अगर a और b मिल रहे हैं तो इनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। और अभी आप देख पा रहे हैं कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम था, तो हम ये कह सकते हैं a और b का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। a और b का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a कैसे कैलकुलेट करोगे, उसकी तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 20 into t, और b के पास एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो b के लिए लगाओगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लेकिन b की वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, 0। तो देखो ये आ गया, क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर कर दें, डिस्प्लेसमेंट बराबर कर दो तो आपका आंसर 8 सेकंड आ जाता है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं क्या सर वेलोसिटी सेम नहीं करेंगे, एक कार दूसरी कार से मिल रही है, क्यों चिंटू भैया, क्या ये बात तुम्हें आज तक समझ में नहीं आई है क्या? एक बात बताओ, अगर एक कार की मुलाकात दूसरी कार से होगी तो क्या गारंटी है कि उस पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी? हो सकता है कि इस कार की वेलोसिटी कुछ और हो, इस कार की वेलोसिटी कुछ और, वो आपको देख के समझ में आ रहा होगा। यहाँ से कार ए की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है और कार बी की वेलोसिटी बढ़ रही है, और मुलाकात 8 सेकंड बाद होगी, तो वेलोसिटी सेम करोगे या इस केस में डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों 8 सेकंड बाद मिलेंगे और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 160 मीटर। क्लियर? क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सामने मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पे भी आपके सामने दो कार है, एक चिंटू की कार और एक पिंटू की कार, कार ए एंड कार बी। कार ए जो है वो कार बी के पीछे है, बिहाइंड द कार। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप दिखाई दे रही है, ये कहानी t बराबर 0 की, मतलब जहां से आपने टाइम को मेजर करना शुरू किया, कब की है बेटा ये कहानी, t बराबर 0 की। t बराबर 0 पर कार ए कार बी के पीछे है, ये साफ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो। कार ए जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कार ए जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन कार बी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। आपको पूछा जा रहा है कब और कहां पर दे विल मीट ईच अदर, व्हेन एंड वेयर दे विल मीट ईच अदर। बताओ यहां पर कैसे सॉल्व करोगे, फटाफट आपका समय शुरू होता है। क्वेश्चन का जवाब दे। टी टाइम में आप लोग खुद से सॉल्व करें। ए का डिस्प्लेसमेंट होगा 20t, बी का अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहे तो लिखेंगे ut प्लस हाफ ए बी इंटू टी स्क्वायर, ये टर्म 0 है, इसको लिखेंगे हाफ 5 इंटू टी स्क्वायर। दो बार मुलाकात होगी, इस केस में आपके आंसर दो आएंगे, t बराबर 2 एज वेल एज t बराबर 6। लॉजिकली दिमाग लगा करके सोचिए। देखना मुलाकात होने का मतलब क्या है, व्हाट इज द कंडीशन। अगर ए बी से मिल रहा है, ध्यान से सोचो, अगर ए की मुलाकात बी से हुई तो क्या मैं कहूंगा कि दोनों की पोजीशन सेम होगी? क्या मैं ये कहूंगा दोनों की पोजीशन सेम होगी मेरे भाई? देखना ध्यान से, ए यहां से यहां पहुंच गया, ये ए है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए है, बी यहां कहीं था, बी यहां से यहां पहुंच गया। सपोज टी समय बाद इनकी मुलाकात हुई इस पॉइंट, कितने समय बाद, टी टाइम बाद इनकी मुलाकात इस पॉइंट पर हुई। देखना ध्यान से, इस पॉइंट ए और बी के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना था, ए और बी के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना था, 30 मीटर। क्या तुम्हें यहां पर देखना, आराम से देखो, क्या तुम यहां पर ये बोल सकते हो कि जो ए का डिस्प्लेसमेंट होगा वो बी का डिस्प्लेसमेंट प्लस 30 मीटर के बराबर होगा?
देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। मान लो यहाँ पे t समय बाद दोनों की मुलाकात हुई, तो t टाइम में a का डिस्प्लेसमेंट ये रहा और b का डिस्प्लेसमेंट ये रहा। क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट ऑफ a और b में कोई रिलेशन पता है? बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे? आप बोलोगे कि अगर मुलाकात हुई तो a का डिस्प्लेसमेंट जो है वो 30 प्लस b के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्या ये बात किसी को समझ में आ रही है भाई? क्या अभी डिस्प्लेसमेंट बराबर कर दूं क्या? नहीं, अभी डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं करूंगा। सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने किया था, चिंटू भैया का सवाल सुन। सर लास्ट क्वेश्चन में तो आपने ऐसा ही किया था, क्योंकि बेटा लास्ट क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखें तो ए और बी की इनिशियल पोजीशन सेम थी। इसलिए हमने कहा था कि जिस समय इनकी मुलाकात हो रही है उस समय इनकी फाइनल पोजीशन भी सेम होगी, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन सेम है और इनिशियल ऑलरेडी सेम दी हुई है क्वेश्चन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बराबर था। लेकिन क्या यहाँ पर इनिशियल पोजीशन सेम है भाई? क्या लगता है, क्या यहाँ इनिशियल पोजीशन सेम है क्या? नहीं। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें किसी भी टी टाइम पर ए का डिस्प्लेसमेंट पता है? मान लो टी टाइम बाद मुलाकात हुई और ए कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर किसी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। और बी का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां तक तो सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से क्या रखोगे। 20t इक्वल्स टू 30 प्लस 5t स्क्वायर बाई 2। क्या आप आगे इसके सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? 5t स्क्वायर माइनस 40t प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 5 आप कॉमन ले लें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6। सही लिखा है क्या? हाँ सॉरी, यहाँ पे 60 हो जाएगा, एलसीएम लिया है तो प्लस 60। तो अगर यहाँ 60 हो गया तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 12। इसको हमें जीरो करना है। क्या ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? क्या आपके सामने बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से t की दो वैल्यू आती है, t बराबर 2 और t बराबर 6 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, नाइस, क्लियर। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। साथ ही साथ हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? वेयर। व्हेन का मतलब है कब, मतलब टाइम फाइंड आउट करना है। वेयर का मतलब है कहां पर। अब ये तो आपके लिए बहुत आसान है। आपको पता है एस ए की वैल्यू कितनी है? 20 इंटू टी। तो जहां पर मुलाकात हो रही है इतनी देर में ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा? अगर हम ये डिस्टेंस ए से फाइंड आउट करें, मान लेते हैं ए जहां पर है, सपोज ये मान लो ए जिस पॉइंट पर है बेटा वो ओरिजिन है। वो क्या है? ओरिजिन है, 0,0। तो क्या आप पोजीशन बता सकते हो जहां पे मुलाकात हो रही है? उतनी देर में ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 20 इंटू टी, दिस इज 40 मीटर। पहली मुलाकात होगी 40 मीटर पर ए से और दूसरी मुलाकात होगी 120 मीटर। क्या किसी को समझ में आया? क्या किसी को समझ में आया? बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक नंबर, जबरदस्त आंसर, गजब का निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है? जिसको फंडामेंटल चीजें समझ में आ रही है क्या वो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा? इसके आगे इन इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हम आगे और भी मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे होंगे काइनेमेटिक्स 2D के बाद, उसके बाद ऐसे प्रॉब्लम्स को और भी अलग तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमें ये बेसिक मेथड समझ में आना चाहिए। देखो जो फंडामेंटल चीजें होती है ना, वो उन पर हमें हमेशा स्टिक करके रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इतना हाई प्रेशर रहता है कि वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए यही बहुत बड़ी बात होती है ना। और क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाए ये एक अलग बात है। क्वेश्चन सॉल्व होने का हमें मेथड ही नहीं पता चल रहा होता, क्यों भाई, और हम सोचते हैं शॉर्ट ट्रिक से हो जाए। तो जिसको फंडामेंटल चीजें क्लियर है, क्या वो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा? क्या वो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा भाई? नाइस, करें आगे बढ़े भाई, बहुत शानदार। यहाँ पर भी ये ए का ही डिस्प्लेसमेंट है, ये ए ही कर लीजिएगा इसको।
वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। चलिए अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस कैलकुलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिएगा कि डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इससे जेई में सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत होती है। अगर रेस नंबर 15 आपने सॉल्व करी हो तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस देखने को मिला होगा। क्या मिला था भाई? देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चैट में कुछ भी टाइप मत करें, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ आपका, ठीक। इस समय मैं इस समय जो टॉपिक बता रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करें, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, आप भी जानते हैं। देखो हम यहाँ पे 1D मोशन की बात कर रहे हैं और 1D मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे। मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक पार्टिकल यहां से यहां गया, ठीक, देखना बहुत आराम से बताऊंगा। एक पार्टिकल यहां से यहां गया स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो क्या बेटा आप इस केस में कह सकते हैं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो डिस्टेंस के बराबर होगा। मैं यहाँ पे डिस्टेंस को एस डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एस डैश से। यहाँ पे एस डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। क्या अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के तो आपके पास फॉर्मूले हैं। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ा था। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में एस क्या होता था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता था, याद करो। नाइस, ग्रेट। और आपको ये भी पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सपोज आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन भी बता दूं तो भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने बहुत बार निकाला है इससे पहले, डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्टेंस निकालने का हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तो हम कह देंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब मान लो तुम्हारे सामने मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, ये थी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखिएगा ध्यान से। एक पार्टिकल है, वो पहले यहां से यहां गया, फिर उसने यहां से टर्न लिया और फिर वो वापस लौट कर गया, इस तरीके से। क्या आपको एक बात दिखाई दे रहा है? एक बात बताओ, इस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या? क्या इस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा क्या मेरे भाई? नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी देख करके ही कि पार्टिकल पहले आगे गया और फिर वापस लौट करके आया है। सपोज वो पार्टिकल यहां से यहां पे जो डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, ये वाला, ये कितना है आपका? 5 मीटर, और ये है आपका 2 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछता कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना लिखते? क्या आप 3 लिखते? ये बात आपको समझ में आ रही है? 5 मीटर आगे गया, 2 मीटर वापस आ गया, तो 5 आई कैप माइनस 2 आई कैप 3 आ जाएगा। लेकिन बेटा अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछ लेता, डिस्टेंस एस डैश, वो कितना लिखते? उसे कितना लिखते? क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? 5 प्लस 2 दिस इज 7 मीटर। तो ये 5 प्लस 2 आपने कैसे कैलकुलेट किया, इसको ध्यान से देखना। मान लो इस समय पार्टिकल यहाँ पे था t बराबर 0 पर, जहां पे पार्टिकल ने टर्न लिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये टर्निंग पॉइंट है, इसको मैं चेक पॉइंट भी बोलता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट चेक करते हैं। क्या इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई है मेरे भाई? और अगर वेलोसिटी 0 हुई है, क्योंकि टर्न ले रहा है, पहले आगे जा रहा था पीछे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वेलोसिटी 0 ही होगी। और सपोज ये इंस्टेंट जो घटा, ये आपका इंस्टेंट घटा सपोज t बराबर 2 सेकंड पर। कब घटा? t बराबर 2 सेकंड पर। सुनना ध्यान से। और अब पार्टिकल यहाँ पे पाया गया, और यहाँ कब पाया गया बेटा? t बराबर 3 सेकंड्स पर। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को देखो ऐसे तो कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आप चेक पॉइंट देखें। चेक पॉइंट का मतलब क्या है? जहां पे पार्टिकल टर्न लेगा। टर्न लेने का मतलब है वहां पे वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और साथ ही साथ उससे पहले वेलोसिटी और उसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए।
तो देखो डिस्टेंस कैसे लिखूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट लिखूं 0 से 2 का मॉड लगा दो, प्लस डिस्प्लेसमेंट लिखूं 2 से 3 का और इसमें भी मॉड लगा दो। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। क्या इस तरीके से कैलकुलेट करके सम कर दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस आ जाए? तुमने भी तो यही किया है। तुमने ये किया या नहीं किया? तुमने डिस्प्लेसमेंट पहले 0 से 2 का निकाला, फिर 2 से 3 का निकाला और इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है? क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है मेरे भाई? बहुत बढ़िया। तो देखो हमें आज के बाद, अब मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, हमें आज के बाद जब भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा तो हमें जिस इंटरवल में डिस्टेंस पूछा गया है तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा चेक पॉइंट कहां पर आ रहा है। चेक पॉइंट का मतलब, चेक पॉइंट का मतलब बताओ क्या है? टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा? टर्निंग पॉइंट। क्या कहीं पार्टिकल टर्न तो नहीं ले रहा है? देखो अगर टर्न नहीं ले रहा तो डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, पहला वाला केस। तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों गरीब? नहीं आई मेरी बात समझ? और अगर टर्न ले रहा है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम वो चेक पॉइंट्स निकालेंगे जहां जहां पर पार्टिकल ने टर्न लिया है और फिर उनके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट्स करेंगे और उनका समेशन कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन करके। यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, बेटा अभी मैं 1D मोशन पढ़ा रहा हूँ या 2D मोशन? जो पढ़ा रहा हूँ वो तो तुम पढ़ते नहीं हो, इसके अलावा फालतू के सवाल तुम बहुत पूछते हो। देखिएगा एक क्वेश्चन है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को फटाफट से पढ़ें। एक पार्टिकल है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इनिशियली, t बराबर 0 पे उसकी वेलोसिटी आपको दी हुई है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये वेस्ट डायरेक्शन में। आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है कितने सेकंड्स में? 4 और 6 सेकंड्स में। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है, देखिएगा ध्यान से, इस सवाल में मेरा बराबर साथ दीजिएगा। बहुत आसान सवाल है लेकिन ऐसे सवाल हमें आने चाहिए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे भाई कितनी दी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन वेस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कहानी यही है? क्या कहानी मेरे भाई यही है? मतलब ये कह सकता हूं मुझे u तो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड t बराबर 0 पर, और एक्सेलरेशन +2 या -2? -2। पहली बात ये बताओ, स्पीड पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इतना तो तय है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी या कम होगी? इनिशियली धीरे धीरे बढ़ेगी या कम होगी? कम होती जाएगी। बहुत। देखो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालना जीवन का सबसे आसान काम है। क्या आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिख रहा है? क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है? क्या आप डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है। क्या डिस्प्लेसमेंट का हमें फॉर्मूला याद है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम डायरेक्टली वहां पे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट तो मेरे सभी गरीब भाई बंधुओं का आ गया होगा। अगर मैं 4 सेकंड्स की बात करूं तो बताओ 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर। (24 मीटर पहले आया डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर, और 6 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या अपन लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं डायरेक्टली, हाफ a इंटू टी स्क्वायर। तो क्या ये भी 24 ही आ रहा है? बिल्कुल। मतलब यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड्स एज वेल एज 6 सेकंड्स पर सेम ही आ रहा है, 24 मीटर। चलो सर ये तो आसान था, लेकिन अब हम बात करेंगे डिस्टेंस की। देखो
फर्स्ट पार्ट देखो, डिस्टेंस किस में पूछा गया है, 4 सेकंड के इंटरवल में। क्या सबसे पहले मैं चेक पॉइंट निकालूंगा? क्या मैं सबसे पहले चेक पॉइंट निकालूंगा मेरे भाई? चेक पॉइंट का मतलब है कि पार्टिकल टर्न कब लेगा। टर्न लेने का मतलब क्या हुआ, वहां पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। वहां पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या तुम ये बता सकते हो वेलोसिटी कहां पे 0 होगी? क्या तुम ये बता सकते हो कि वेलोसिटी कहां पे 0 होगी? बहुत बढ़िया। कैसे निकालें? देखो वैसे तो तुम्हें लॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि उसकी स्पीड 10 है और एक्सीलरेशन है -2, तो हर एक सेकंड में उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 10, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सीलरेशन 2 into t। क्या t बराबर 5 सेकंड आपका टर्निंग पॉइंट आ गया? क्या t बराबर 5 सेकंड आपका टर्निंग पॉइंट आ गया? मतलब हम ये कह सकते हैं, अब देखना ध्यान से, पहले पार्ट में आपसे 4 सेकंड में पूछा गया है, तो 4 सेकंड तक तो टर्निंग पॉइंट आया ही नहीं, मतलब पार्टिकल ने टर्न लिया ही नहीं। तो ए पार्ट का आंसर क्या दोगे? ए पार्ट का आंसर क्या दोगे? क्या अपन लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ए पार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस के बराबर होगा? क्योंकि पार्टिकल टर्न t बराबर 5 पे ले रहा है बेटा, लेकिन हम बात कर रहे हैं t बराबर 4 पर, तो अभी तक पार्टिकल ने टर्न नहीं लिया, तो उसका आंसर डायरेक्टली 24 मीटर। अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में डिस्टेंस कितने समय में पूछा गया है, 6 सेकंड्स में। क्या पार्टिकल का इस इंटरवल में चेक पॉइंट आ चुका है? क्या मेरे भाई पार्टिकल का चेक पॉइंट आ चुका है? बिल्कुल आ गया। अगर पार्टिकल का चेक पॉइंट आ गया तो देखना पाथ उसका किस तरीके का रहेगा। मैं पहले पाथ बनाने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। कुछ कहानी ऐसी रही होगी, पहले ही आगे जा रहा था, कब तक आगे जाएगा? चेक पॉइंट कब आया था, t बराबर 5 पर। यहाँ पे पार्टिकल ने टर्न लिया होगा और इसके अलोंग मूव करने लगा। आपको ये समझ में आ रहा है ना, ये पार्टिकल जाने वाला रास्ता और आने वाला रास्ता सेम है। ये मैं अलग अलग इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसको आपको क्लियरली समझ में आए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो देखो कहानी कुछ ऐसी है कि पहले पार्टिकल इस तरीके से आगे गया और फिर यहां से पार्टिकल पीछे आया। एक बात बताओ, आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? क्या मैं ये बोल सकता हूँ डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 और डिस्प्लेसमेंट 5 to 6? देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं, देखना ध्यान से, मेरा साथ देना बराबर। सभी चिंटू ध्यान से देखें। क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस 6 सेकंड में बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 का? इस पे भी मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगा रहे हैं समझ में आ रहा होगा कि कहीं नेगेटिव नेगेटिव आए तो वो कट जाए। और 5 से 6 का। क्या ये बात समझ आ रही है? अब एक बात बताओ, क्या तुम 0 से 5 का डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे? 0 से 5 का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ एक्सलेशन -2 इंटू 25। ये आया आपके पास 25 मीटर। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो गया, 25 मीटर। अब देखना, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट 5 to 6 पूछ रहा हूं, क्या डिस्प्लेसमेंट 5 से 6 के बीच में निकाल पाओगे? अगर आपने इंटरवल 5 to 6 सेलेक्ट किया है तो एक बात बताओ मुझे, इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे इस इंटरवल में? यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। क्या इनिशियल वेलोसिटी 10 लोगे क्या मेरे भाई? जो t बराबर 5 पे वेलोसिटी है, क्या वही तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी होगी? और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट पे कितनी है, 0। तो क्या मैं यहाँ पे 0 इंटू टी कर दूं? टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इंटरवल कितना है, 1 सेकंड, प्लस हाफ -2 इंटू 1 स्क्वायर। बेटा ये -1 आ रहा है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसका डायरेक्शन बदल गया है, तो आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा, पहले वो 25 मीटर आगे गया और फिर वो 1 मीटर पीछे आया, -1। इसलिए अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैंने वहां पे मॉड क्यों लगाया था। मॉड इसलिए लगाया था कि वो लाइफ सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिव बना दे। इसलिए बोलता हूँ कि लाइफ में मॉड की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमेशा आपके एफर्ट्स जो है वो हमेशा ऐड होते जाने चाहिए, लाइक अ डिस्टेंस। आपके एफर्ट्स डिस्प्लेसमेंट की तरह नहीं होने चाहिए। क्या सभी को समझ आया? तो बताओ व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर?
25 plus 1 and this will be what 26 meter. क्या सभी को क्लियर है? बहुत शानदार। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सुनना ध्यान से, ये मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते कि सर लास्ट 1 सेकंड में तो पार्टिकल पीछे जा रहा है, तो पार्टिकल पीछे जा रहा है तो आपने एक्सीलरेशन माइनस क्यों लिया? आप याद करो बेसिक स्टेप्स। क्या मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने से पहले आपको बेसिक स्टेप्स सिखाए थे? क्या इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने से पहले मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बताए थे भाई? मैंने कहा था कि डायरेक्शन एक बार सेलेक्ट करते हैं उसके बाद डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करते। मैंने अगर आगे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया तो कि ड्यूरिंग द होल प्रॉब्लम हमेशा आगे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ही रहेगा। क्या हम फिर आगे वाले डायरेक्शन को कभी चेंज करेंगे? क्या हम आगे वाले डायरेक्शन को कभी चेंज करेंगे भाई? इसीलिए हम एक बार अगर डिसाइड कर चुके हैं कि राइट पर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो चाहे पार्टिकल आगे जाए चाहे पार्टिकल पीछे जाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसका एक्सीलरेशन हमेशा पीछे के डायरेक्शन में है तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव ही लिया जाएगा, पॉजिटिव नहीं लिया जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो डिस्टेंस चेक करने का एक बार क्विक फटाफट से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल जेई में बहुत पूछे जाते हैं, एकदम से अलर्ट होकर के बैठ जाएं। विद इन 1 से 2 सेकंड्स में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का मेरे पास डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे थोड़े से अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है। डिस्टेंस निकालने के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट की ही हेल्प लेता हूं। ठीक है, मैं ये चेक करता हूं कि मेरा वो चेक पॉइंट मतलब वो टर्निंग पॉइंट कहां पर आ रहा है जहां पे पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करता है। तो जैसे कि यहां पर टर्निंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, वहां पे वेलोसिटी 0 कर दो। वेलोसिटी 0 करी तो ये आई t बराबर 5 सेकंड्स। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि 5 सेकंड पे जाकर के पार्टिकल टर्न लेगा। तो 5 सेकंड से पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही रहे होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही रहे होंगे। क्लियर? अब देखना यहां पर आपसे अगले पार्ट में पूछा 6 सेकंड्स, किसमें पूछा 6 सेकंड्स, तो आपको पता है कि आपका टर्निंग पॉइंट 5 पर आ गया। तो अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इस मोशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। आप पहले डिस्प्लेसमेंट 0 से 5 का निकालेंगे, फिर 5 से 6 का निकालेंगे, दोनों को मॉड लगा के ऐड कर देंगे। तब जाकर के आपके पास क्या आ जाएगा? तब जाकर के बेटा आपके पास क्या आएगा? डिस्टेंस निकल के आएगा। आपको दिखाई दे रहा है 6 सेकंड पर क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है? एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर हमने तो ये पढ़ा था, सुन लो भैया, चिंटू भैया की बात सुन लो। सर हमने तो ये पढ़ा था बचपन में, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। ओहो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। इनको कोई बताएगा ये फॉर्मूला कब वैलिड है? चिंटू भैया कह रहे हैं कि डिस्टेंस बराबर तो हमने स्पीड इनटू टाइम पढ़ा था। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है। क्या यहाँ पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है मेरे भाई? क्या यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है? मुझे लगता है नोट्स आपने ध्यान से नहीं पढ़े। ये कह रहे सर हमने फॉर्मूला पढ़ा तो था डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तालियां बजाएं, सलूट सलूट करते हैं ऐसे लोगों को, सलूट करते हैं ऐसे लोगों को। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम इज वैलिड ओनली व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। क्या यहाँ पर इस मोशन में स्पीड कांस्टेंट है? अरे भैया एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो स्पीड लगातार चेंज हो रही है ना मेरे भाई, स्पीड चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, फटाफट सॉल्व करें, बहुत शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है, क्वेश्चन को नोट डाउन करें फटाफट। एक पार्टिकल चल रहा है, we have to find the distance traveled by the particle in the 2 seconds, 4 seconds and the 6 seconds. देखो एक और चिंटू मिल गया। बेटा ऋषभ कुमार, कौन से स्कूल से पढ़े हो तुम? क्या बेटा ऋषभ? कह रहे हैं कि सर टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे 0 हो जाती है? एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल पहले आगे जा रहा था और अब उसी पाथ पे वापस लौट के आने लग जाए, तो उसी पाथ पर अगर अपने डायरेक्शन को चेंज करना है तो एक बार एक इंस्टेंट पे उसे रुकना पड़ेगा या नहीं रुकना पड़ेगा बेटा? ऐसा पूछ रहे हैं कि टर्निंग पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे 0 होगी? इनका जवाब कोई देगा भाई?
अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसी स्ट्रेट पाथ पे वापस लौट के आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक बार इंस्टेंट पे रुकना पड़ेगा। क्वेश्चन नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको? सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है तो चेक पॉइंट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे मेरे भाई? क्या चेक पॉइंट देखा जाए? चेक पॉइंट मतलब टर्निंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टर्निंग पॉइंट, जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे इस केस में? एक्स दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या आपको याद है वेलोसिटी बराबर क्या होता है? dx by dt। क्या आपको याद है वेलोसिटी बराबर क्या होता है? dx by dt। इसको डिफरेंशिएट करो। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 6t का डिफरेंशिएशन ये, इसको जीरो करो। तो जीरो क्यों कर रहे हैं? पहले चेक पॉइंट तो निकालें। जीरो करने पे चेक पॉइंट क्या आ रहा है? 3 सेकंड्स। क्या मेरे गरीब भाई बंधु ये सभी का आ गया? क्या मेरे गरीब भाई बंधु ये सभी का आ गया? वेलोसिटी आपकी 3 सेकंड पे जीरो हो रही है, मतलब 3 सेकंड से पहले क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे? मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं अगर t की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 सेकंड है तो इस केस में डिस्टेंस इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट तो आपके लिए चूरन हो गया, क्योंकि किस इंटरवल में आपसे डिस्टेंस पूछा है? 2 सेकंड में। क्या 2 सेकंड में पार्टिकल ने अभी टर्न लिया है? क्या 2 सेकंड में अभी पार्टिकल ने टर्न लिया है? क्या नहीं लिया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है आपको? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखो t बराबर 0 पुट करो और बताओ पोजीशन क्या आ रही है? t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन 8 आ रही है और t बराबर 2 पर पोजीशन क्या आ रही है? इस इक्वेशन में t बराबर 2 पुट करके बताओ क्या आ रहा है? 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8। देखो ध्यान से, क्या ये जीरो आ रहा है? क्या ये जीरो आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? पार्टिकल t बराबर 0 पर 8 पर है और t बराबर 2 पर 0 पर है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन है 0 माइनस 8। क्या आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस 8 मीटर आ गया? ये मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, ए पार्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस के 8 मीटर आ गया? लेकिन डिस्टेंस भी माइनस 8 होगा क्या? डिस्टेंस क्या होगा अभी? दिस इज प्लस 8। क्लियर? बी पार्ट बताओ, बी पार्ट। बी पार्ट कैसे करोगे? बी पार्ट कैसे सॉल्व करोगे? आपसे क्या पूछा है? 4 सेकंड। क्या 4 सेकंड अभी टर्निंग पॉइंट आया या नहीं आया? आपको पता है कि मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा और 4 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकालना। देखिएगा यहाँ पे बी पार्ट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ पार्टिकल t बराबर 3 पे कहां पर है? बताओ यहां से वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास? 9 प्लस 8 17 माइनस 18। क्या -1 आ रही है? बहुत बढ़िया। क्या तुम 4 पे बता सकते हो पोजीशन? बस वैल्यू पुट करते जाओ। टी स्क्वायर माइनस के 6 इंटू 4 प्लस 8। ये क्या आ रही है आपके पास? 0 आ रही है। अब देखना, मैं इस मोशन को प्लॉट करूंगा तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। ये मैंने पोजीशंस क्यों निकाली है तुम्हें अभी अपने आप समझ आ जाएगा। देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ यहाँ पे पार्टिकल का मोशन समझना जरूरी है। t बराबर 0 पे पार्टिकल कहां पर है? t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 8 पर है या नहीं है मेरे भाई? टर्निंग पॉइंट कब आया? टर्निंग पॉइंट कब आया? t बराबर 3 पर। t बराबर 3 पे पार्टिकल की पोजीशन बताओ कितनी है? क्या ये -1 है? क्या ये -1 है? तो -1 का मतलब मैं यहाँ पे पोजीशन रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये है t बराबर 3 सेकेंड्स पर पार्टिकल की पोजीशन आ रही है -1 और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अगर टर्निंग पॉइंट आया तो यहाँ से पार्टिकल वापस लौटेगा। t बराबर 4 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या दी हुई है? 0। यहाँ पर x की वैल्यू है 0, यहाँ पे x की वैल्यू है -1 और यहाँ पे x की वैल्यू है 8। क्या कुछ ऐसा है?
क्या कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई? क्या कुछ गड़बड़ कर दी है क्या हम लोगों ने? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखना, आपको अगर यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आपको टर्निंग पॉइंट पता है, तो पहले पार्टिकल इधर चल के आया फिर इधर चल के आया, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या आपको ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? एक बात बताओ, 8 मीटर से -1 चल के आ गया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर हो जाएगा? और -1 से 0 चला गया तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो what is the distance? Distance is what? 9 plus 1, that is 10 meter. This is your answer. एक स्टूडेंट कह रहे हैं क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बेटा ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब आपको पोजीशन दी हुई है तो आप डायरेक्टली टी की वैल्यूज पुट करते जाएं और आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये पार्ट आपको समझ में आया? क्या ये पार्ट सभी को समझ में आया भाई? हमने कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले चेक पॉइंट निकाला। क्या निकाला? चेक पॉइंट। चेक पॉइंट पे क्या जीरो होता है? वेलोसिटी जीरो होती है। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला जीरो से लेकर के चेक पॉइंट का, और फिर 3 से x का, और दोनों को ऐड कर दिया। क्या आप इसी तरीके से तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर पाएंगे? क्या आप इसी तरीके से 6 सेकंड्स वाला भी सॉल्व कर पाएंगे? चेक पॉइंट तो आपको पता ही चल गया है, 3 सेकंड पर आ रहा है। क्या t बराबर 6 सेकंड्स पे पार्टिकल की पोजीशन निकाल पाओगे? मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, खुद से करना, ये आपका होमवर्क है। 18 मीटर आंसर आ रहा है बच्चे, बता। क्या इसको भी सॉल्व कर दिया जाए क्या? पोजीशन निकाल लो 6 पर, कितनी आ रही है? 6 का स्क्वायर माइनस के 6 इंटू 6 प्लस 8, 44 माइनस 36, 8 मीटर। ये आंसर नहीं होगा आपका। पहले पार्टिकल 9 मीटर आ गया है, ये तो पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। आप खुद से देखना, पार्टिकल -1 से +8 गया है। यहाँ पर बेटा मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 9 मीटर प्लस 9 मीटर 18 मीटर आता है। 18 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आप इसकी पोजीशंस को प्लॉट करें, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या क्या ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर पाएंगे? आराम से घर पर ठंडे दिमाग से सोचना। जिन गरीब भाई बंधुओं को समझ में नहीं आया वो अपने दिमाग का यूज करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? एक आईआईटी लेवल के स्टूडेंट को कितना समझाना चाहिए, मैं उससे कई ऊपर लेवल तक आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा आपको अपने दिमाग का यूज करना है। अगर आपको पोजीशंस दी हुई है, सबसे पहले आप चेक पॉइंट फाइंड आउट करें, पार्टिकल्स की पोजीशंस निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें, उसको ऐड करें। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आपके लिए घर से होमवर्क है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा। पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस सच दैट, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द मोशन अंडर ग्रेविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है? अच्छा, चिंटू भैया क्या कह रहे हैं? सर इसमें आंसर 17 आना चाहिए। कोई गरीब भाई बंधु का आंसर 17 आ रहा है क्या? अरे बेटा ये पोजीशन आई थी 8 मीटर, टर्निंग पॉइंट पे पार्टिकल -1 पे था। कैसे लोग हो यार, तुम लोगों को कुछ भी समझा लो समझ ही नहीं आता है। देखो ध्यान से, पहले पार्टिकल पीछे गया, तुम खुद बताना। पार्टिकल पहले x बराबर 8 पे था, अब यहाँ से कहाँ पहुंच गया? पार्टिकल x बराबर -1 पे पहुंचा या नहीं पहुंचा? ये है t बराबर 3 सेकंड्स पर। t बराबर 6 सेकंड्स पर पार्टिकल की पोजीशन कितनी आ रही है? 8 मीटर आ रही है। 8 मीटर मतलब यहाँ से वापस लौटा, दोबारा यही पहुंच गया। तो बताना 9 मीटर ऊपर चला और 9 मीटर नीचे चला या नहीं चला? -1 से 8 गया है तो ये 9 मीटर ही तो होगा। तुम यहाँ पर मॉडुलस नहीं ले रहे हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है
ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। और अब मैं अगले 20 मिनट तक जो कुछ भी बोलूंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? अगर आप नहीं सुनेंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद भुगते हैं उसके लिए, अगर आपसे फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं हुए तो, ठीक है? मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। जैसे कि सपोज आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो ये आपके पास अर्थ सरफेस है, ठीक है? इस अर्थ सरफेस को मैं फ्लैट बना देता हूँ क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर अर्थ का बहुत ज्यादा होता है। और सपोज आपने यहाँ से किसी पार्टिकल को फेंका होगा, ठीक है? तो मैं अगर आपसे ये बात करूं इस पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आपने शायद कभी पढ़ा हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फोर्स की वैल्यू होगी वो बराबर होगी जी एम ई एम अपॉन, इसको इस तरीके से बना देता हूँ, एक बार थोड़ा सा फील दिला देता हूँ, वैसे इसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी नहीं, फिर भी मान लो ये अर्थ है, ये मैंने गोल जो बनाया ये क्या है बेटा, अर्थ। और तुमने अर्थ सरफेस से किसी पार्टिकल को फेंका, अर्थ सरफेस से किसी पार्टिकल को फेंका, और सपोज वो सरफेस से h हाइट ऊपर है, सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और r जो होता है दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये डिस्टेंस कहां से होता है, सेंटर से होता है। और मान लो इस अर्थ का जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, आर ई, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कभी आपने पढ़ा हो शायद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, पढ़ा है, ठीक है? अब देखना यहाँ पर ये जो h है ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। अब देखो हम जब पार्टिकल को फेंकते हैं तो पार्टिकल बहुत तेजी से तो फेंकते नहीं है, मतलब बहुत तेजी से मतलब इतनी तेजी से तो फेंकते नहीं है कि वापस ही लौट के ना आए, इतना तो तुम स्पीड दे ही नहीं सकते, है ना? हम अगर पार्टिकल को फेंकते हैं पूरी जान लगा के भी भेजेंगे तो 100 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसा थोड़ी है कि चिंटू भैया ने पत्थर फेंका और वापस ही नहीं आया, चिंटू भैया ऊपर ही दिख रहे कहाँ चला गए कहाँ चला गया, कुछ देर बाद पता चला कि मंगल ग्रह पे जाकर के गिर गया। क्यों भाई है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी पार्टिकल वार्टिकल को फेंका, हम रॉकेट वॉकेट या किसी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। चिंटू भैया ने एक पत्थर को हवा में फेंका, वापस लौट के नीचे आएगा या नहीं आएगा, चाहे चिंटू भैया कितनी भी तेज कर ले, ये बताओ, बिल्कुल लौट के आएगा। अगर लौट करके आएगा तो ध्यान से देखना, हम ये कह सकते हैं हमारे जो एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू वो आर ई के कंपैरिजन में बहुत कम है। आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, और एच की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो, अपना ज्ञान मत दो यहाँ पे कि सर एक्स की स्पीड क्या होती है, ये होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा तुम्हें, ठीक है? तुम अपना ज्ञान दे लो यहाँ पे अपॉन, यहाँ पर अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आर ई को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, आर ई को बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो आर ई स्क्वायर बन जाएगा, डिनोमिनेटर अंदर बचेगा क्या, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। जरा इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये मैंने क्या लिखा है। इसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा इस वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं या बोल सकते हैं ये ऑलमोस्ट जीरो हुआ। क्यों? क्योंकि देखो एच की वैल्यू तो बहुत कम है, एच की वैल्यू बहुत कम है और आर ई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में एक छोटा टर्म है यहाँ पर और इधर बड़ा टर्म है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट हम जीरो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं फॉर अवर कैलकुलेशंस। तो मैं यहाँ पर इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, देखें, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम। यहाँ पर एम ई क्या है, मास ऑफ अर्थ, आर ई क्या है, आर ई क्या है, आयुष मिश्रा जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लिया करो यार, तो मुझे सिखा रहे हो फिजिक्स, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मना किया है ना चैट में टाइप करने के लिए, तुम खुद पढ़ लो यार। मतलब जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूं वो नहीं समझना, मेरे सामने तुम फिजिक्स क्या झाड़ते हो, मुझे बताओगे कि कहां पे क्या करना चाहिए। करो तुम अपने मन की करो, मेरे पास रो करके कोई नहीं आएगा। अगर मार्क्स तुम्हारे नहीं आए, तुम्हारी यही हरकतें रही ना, तो तुम्हें मैं देखूंगा तुम्हारे 40% भी नंबर नहीं आएंगे। चलो लीव इट, कम टू द क्वेश्चन। एक ही मैसेज को बार बार
टाइप कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता इस तरीके से एक ही मैसेज को 50 बार टाइप करके आप मुझे क्या दर्शाना चाहते हैं कि आपको कुछ आता है? आपको कुछ भी नहीं आता, ट्रस्ट मी। आप अगर एक बार मेरा बैकग्राउंड देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस लेवल की फिजिक्स है, ठीक है? आप जिस लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, इससे 10 गुना ज्यादा लेवल की फिजिक्स ना मैं फार्मूला 1 कार में लगा करके आ चुका हूँ, ठीक है? तो आप सोच लो फार्मूला 1 कार्स की टेक्नोलॉजी कितनी हाई होती है, ठीक है? और वहां पे फिजिक्स किस लेवल की यूज की जाती है और तुम्हें किस लेवल की फिजिक्स आती है। तो तुम मेरे सामने अपनी नॉलेज बिल्कुल मत झाड़ा करो। क्यों एक ही मैसेज बार बार टाइप करते हो यार? पढ़ना है पढ़ो। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें ज्यादा फिजिक्स आती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे ज्यादा फिजिक्स नहीं आती, ट्रस्ट मी। मुझे उतनी आती है जिससे मैं आईआईटी में बच्चों का सिलेक्शन करा सकूं। अगर मुझे बहुत हाई लेवल की फिजिक्स आती तो मैं यार तुम लोगों को क्यों पढ़ा रहा होता, मैं कहीं नासा वासा में नहीं बैठा होता, क्यों भाई? तो देखो यार, मैं बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं जानता, मैं इतनी फिजिक्स तो जानता हूँ कि हाँ, कि जेई में अच्छी रैंक के साथ कैसे सिलेक्शन होता है, ठीक है? हो सकता है कि यार देखो, नॉलेज का तो कोई लेवल होता ही नहीं है, तुम्हारी नॉलेज बहुत ज्यादा हो मुझसे, अच्छी बात है। तो आप अपनी नॉलेज मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे मत बताओ यार, अपने पास रखो। और आपको लगता है कि आपको अगर सर से ज्यादा ही आता है, आपको आता है, तो आप क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? आपको क्लास नहीं करनी चाहिए। आपको तो मुझे लग रहा है ऑल इंडिया रैंक आपकी 1 आ ही जाएगी, जब आपको इतने अच्छे लेवल की फिजिक्स आती है कि आप सबको ही बताते हैं कि सर ये करो ये मत करो, है क्यों बेटा? अगर आपको लगता है तो मैंने आज तक किसी स्टूडेंट से नहीं कहा कि आप प्लीज मेरी आकर के क्लास करें। मैं सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाता हूँ जो मेरे से पढ़ने आते हैं। जो नहीं पढ़ने आते मैं उनसे कभी पूछता भी नहीं, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो। ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे नहीं आते हैं क्लास करने या मिस कर देते हैं, कभी मैंने उनको कॉल करके ये बोला है कि तुम मेरी क्लास अटेंड करने आए हो? बताओ, कभी किसी को बोला मैंने? मैं किसी को नहीं बोलता। इट्स योर पर्सनल चॉइस। ऑफलाइन में भी ऐसा होता था, ठीक है? तो अगर आपको बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स आती है तो प्लीज मेरे सामने बिल्कुल भी मत झाड़ें, क्योंकि मैं अभी सिर्फ आपको उतनी ही फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ जितनी जरूरत है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो झाड़ूंगा, तो फिर आमने सामने बैठेंगे किसी दिन, क्यों भाई? ऑफलाइन खुलने दो एक बार, फिर आमने सामने बैठ करके फिर मुलाकात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि तुम्हें क्या फिजिक्स आती है और हमें क्या फिजिक्स आती है, देन वी विल डिस्कस, तब मजा आएगा, है ना? अभी नहीं कर सकते, ठीक है? अभी तो हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई मतलब नासा वासा में तो जा नहीं रहे, कोई सैटेलाइट तो लॉन्च करनी नहीं है अभी हम। अभी चिंटू भैया पत्थर फेंक रहे हैं, तो पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर तक ही हम अपनी साइंस को लिमिटेड रखेंगे ना। मैंने पत्थर फेंका, लोग टाइप कर रहे हैं सैटेलाइट फेंक दो, रॉकेट फेंक दो, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो गया। मुझे क्यों बता रहे हो यार? मुझे सब पता है ना? मेरे को पूरी एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स के बारे में बहुत डिटेल में पता है, ठीक है? मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ काइनेमेटिक्स 1D की ही बात कर रहा हूँ, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप सिर्फ उतना सुने यार। आप बहुत अच्छा करेंगे अगर आप अपना ज्ञान लगाएंगे, तो ट्रस्ट नहीं आप करेंगे, आई डोंट केयर, ठीक है? आप जैसे लोग हजारों आते हैं कोटा, और अपना फ्यूचर इसी एटीट्यूड की वजह से बर्बाद करके चले जाते हैं, और एक अच्छे स्टूडेंट होने के बाद भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो पूरा स्पॉइल। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो एआईआर टॉप 100 में लाते हैं, और इतने क्या लगता है जिसकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 आती है, क्या उसको कुछ नहीं आता होगा? क्या उसको कुछ भी नहीं आता होगा? भाई साहब गजब का कैलकुलेशंस होता है, लेकिन कभी भी वो फालतू की बकवास नहीं करते। उनको पता है जेई में सेलेक्ट होना है, तो सर की बस बातों को सुनना है। तो अगर आपका अपना एटीट्यूड है, जस्ट गो ऑन, मूव ऑन, आई डोंट केयर, कम टू द पॉइंट, ठीक है? लीव इट यार। ऐसी चीजें भी लाइफ में चलती रहती हैं, बच्चे बड़े बड़े लोगों के साथ छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, क्यों? देखिएगा ध्यान से, कम टू दिस पॉइंट। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैंने एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन समझ में भी नहीं आए तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ डिनोमिनेटर में आर ई को बाहर कॉमन ले लिया। अगर आर ई को बाहर कॉमन लोगे तो अंदर ये बन जाएगा 1/h/r। यहाँ पे h/r को मैंने 0 कर दिया, ठीक है? क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि h की जो वैल्यू है वो 100 मीटर या 50 मीटर होगी। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, जो कि 6400 किलोमीटर होता है। तो ऑलमोस्ट ये वाला टर्म बहुत छोटा होगा ना, 0.000 समथिंग, तो उसको ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है? इसको कर दिया 0। तो अब देखना ये टर्म तो 0 हो गया, तो अब आपके पास ये टर्म बचा। इसमें मैंने ये टर्म एक साथ लिख दिया। देखो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है मास ऑफ अर्थ। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उसे चेंज कर सको। और आर ई होता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और जब बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना, तो ये वैल्यू पता है किसके बराबर आ जाती है? जी के बराबर, जिसका जी तुमने नाम सुना होगा। मतलब इसी चीज को मैं m into g लिख सकता हूँ। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये g होता है, और g की वैल्यू आप जानते हैं वो क्या होता है? g इज
एक्सेलरेशन, इसका नाम है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। हम अपनी कैलकुलेशंस के लिए जी की वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि हम ये बात मान करके चल रहे हैं ये वाला अप्रोक्सीमेशन। तो जी की वैल्यू हमारे लिए कब कितनी होती है, 9.8। कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम जनरली इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कितनी रखते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रखते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। तो अब आप ध्यान से देखना, फोर्स बराबर कितना आ गया, m इंटू जी, और इसको बराबर कर सकते हैं किसके, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर आप m इंटू जी को m इंटू ए के बराबर कर दोगे तो m से m कट गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू जी आ गई। ये ऊपर क्या बताया, ये चाहे तुम्हें समझ में आए या ना आए, तुम्हें क्या याद रखना है आज के बाद कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8। मतलब आज के बाद ये कहूंगा कि अगर कोई पार्टिकल हवा में है, सुन लेना काइनेमेटिक्स 1D में, अगर कोई पार्टिकल हवा में है तो उस गिवन पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखना। आज के बाद मैं अर्थ सरफेस को गोल नहीं बनाऊंगा, अर्थ सरफेस को इस तरीके से फ्लैट ही बनाऊंगा। अगर कोई पार्टिकल हवा में है, चाहे वो पार्टिकल ऊपर जा रहा हो मेरे भाई, चाहे वो पार्टिकल नीचे आ रहा हो, चाहे वो पार्टिकल ऊपर जा रहा हो, चाहे वो पार्टिकल नीचे आ रहा हो, एक बात बताओ, मैंने अगर पत्थर को ऊपर फेंका तो जब पत्थर ऊपर जा रहा था और जब पत्थर नीचे आ रहा था तो जो धरती माँ है वो उस पर फोर्स किधर लगा रही थी, ऊपर जाते समय ऊपर लगा रही थी या नीचे लगा रही थी, ऊपर जाते समय ऊपर लगा रही थी या नीचे लगा रही थी, नीचे लगा रही थी। क्या धरती माँ हर एक पार्टिकल को चाहे उसको किसी भी वेलोसिटी से फेंका जाए क्या अपनी तरफ ही खींचेगी? क्या हम ये कह सकते हैं, आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है, फोर्स, और अर्थ की वजह से फोर्स क्या हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? अगर अर्थ की वजह से फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो मेरे भाई, तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो चाहे पार्टिकल नीचे आ रहा हो, हमेशा पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट है। इस मोशन को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी इज आल्सो एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि चाहे पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, क्या उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है? क्या उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है? क्या ये एक्सेलरेशन कभी ऊपर या कभी नीचे होगा? क्या बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? क्या ये बात हमेशा याद रहेगी? क्या ये बात हमेशा याद रहेगी मेरे भाई? क्या मैं समझाना चाह रहा हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? क्या मैं समझा रहा हूं ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही है क्या? याद रखना, लोग कहते हैं सर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा, इतनी देर में कुछ और बोलते, मैंने उनको चमका दिया। मैंने कहा एक बात बता, पत्थर को ऊपर फेंका लेकिन जो तेरी धरती माँ है वो तो उसको अपनी तरफ ही खींचेगी ना, और फोर्स अगर नीचे है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा नीचे होगा। और एक्सेलरेशन हमेशा हवा में किसी भी पार्टिकल का याद रखना कांस्टेंट होता है फॉर योर कैलकुलेशन, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है दिस। अब क्वेश्चन में देखो हम जनरली 10 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं 10। कभी कभी हो सकता है हम 9.8 यूज करें, जब हमें 9.8 यूज करना होगा तो क्वेश्चन में वो साइड में लिख देगा कि you have to use the value of g is 9.8। if nothing is mentioned तो हम यूज करते हैं 10। ओके, क्या मेरी बात समझ आ गई है सभी को? क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई है कि g का डायरेक्शन क्या होगा? क्या g will always be in the downward direction? यहाँ पर सर मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है, आप यहाँ पर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? मैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी को, क्या इसी मोशन को मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकता हूँ? क्या इसी को मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकता हूँ? और अब आप इस कॉन्सेप्ट को स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन वाले से भी कंपेयर कर सकते हैं। पत्थर उछाला ऊपर, एक पत्थर को ऊपर फेंका, एक बात बताओ, जब वो ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, घट रही होती है? उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, घट रही होती है? घट रही होती है, और घटनी भी चाहिए।
घटनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब वो ऊपर जा रहा है बेटा तो उसकी वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग अप या स्पीडिंग डाउन, डाउन। जब वो पार्टिकल नीचे आ रहा है तो ध्यान से देखना, जब वो पार्टिकल नीचे आ रहा है तो देखो v2 भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, क्या अभी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीड बढ़ेगी। ये तो आपने बचपन से देखते हुए आ रहे हो, पत्थर को ऊपर उछाल के तो देखो एक बार, तो देखो ऊपर जाएगा फिर नीचे लौट के आएगा। तो याद रखना हमारी कैलकुलेशंस के लिए 1D में हम g की वैल्यू क्या लेंगे 9.8। और यहां पर हमने एक और एजम्पशन लिया है, क्या? देखो हवा में एयर रेजिस्टेंस भी होता है, एयर रेजिस्टेंस भी होता है, तो हम उस एयर रेजिस्टेंस को यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इफ नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बताया गया तो हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। क्या ये बात समझ में आई? हवा की वजह से जो भी फोर्स लगेगा उसे हमें नेग्लेक्ट करना है। चलिए कितना समझ आ गया? यहां से आपने क्या क्या कंक्लूड किया, ये सारी बातें आपको समझ आ गई? आपको मैंने ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है, ठीक है? अगर मैं ये नहीं भी बताता तो आपका काम हो जाता, ठीक है? वैसे तो अगर आप बुक्स पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स 1D तो वो डायरेक्टली यही से स्टार्ट करते हैं कि हवा में एक्सेलरेशन g होता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये वैल्यू 9.8 कहां से आ रही है। तो ये जो वैल्यू है इसी की कैलकुलेशन 9.8 आई है। तो अब आपके काम की चीज नीचे वाली है, ऊपर वाली चीज आपके किसी भी काम की नहीं है, ऊपर वाली चीज आपके किसी भी काम की नहीं है, ठीक है? चलिए अब देखना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, अब आपको कैलकुलेशंस करनी है, बहुत बेसिक बेसिक से सवाल। देख, ये अर्थ सरफेस, इस अर्थ सरफेस से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है। कैसे फेंका है बेटा? u वेलोसिटी से। तो यहाँ पे जो आपका u है, u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंक दिया, और सपोज अब ये पार्टिकल क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, देखना ध्यान से, क्या करेगा ये पार्टिकल? पहले ऊपर जाएगा और फिर वापस से लौट के नीचे आ जाएगा। इसको मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट को a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, और वापस लौट के आया इसको c बोल देता हूँ। सपोज a से b जाने में जो टाइम लगा वो t1 है, और b से c आने में जो टाइम लगा वो t2 है। एक बात बताओ, पॉइंट b पे क्या जीरो होगा? पॉइंट b पे क्या जीरो होगा? क्या पॉइंट b इसका टर्निंग पॉइंट है? क्या पॉइंट b पर ये गिवन पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट b पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। क्या पॉइंट b पे वेलोसिटी जीरो होगी? बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ। आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली इसी कन्वेंशन को फॉलो करता हूँ। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। एक बात बताओ, पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन कितना है? पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन कितना है? क्या पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा? क्या जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा या नहीं होगा? तो देखो अगर कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, क्या ऐसी पॉइंट पॉसिबल है जहां वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो? वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो क्या आप बोल सकते हैं हाँ ऐसा पॉइंट पॉसिबल है? मतलब मैं ये कह सकता हूँ इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है मेरे मन, या माइनस के जी लिख देते हैं। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है। क्लियर? क्या ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल है जहां पे वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन नॉन जीरो? देखो आप टॉप मोस्ट पॉइंट, क्या यहाँ वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन नॉन जीरो? बहुत बढ़िया। u इनिशियल वेलोसिटी है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, और सपोज a से b पहुंचने में जो समय लगा बेटा वो t1 है, और b से c आने में जो समय लगा वो t2 है। एक बात बताओ, यहां से a से b की जो ये दूरी है, इस दूरी को क्या बोलो? मैक्सिमम हाइट। इसको क्या बोलोगे? मैक्सिमम हाइट। क्या आप मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आप यहां पर इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे निकालेंगे देखें। अगर मैं a से b की बात करूं, a टू b, a से b में मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? क्या मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, v² बराबर u² प्लस
2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ए से बी में, बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, प्लस 2a, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मैं माइनस जी लिख दूं? देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मैं माइनस जी लिख सकता हूं? क्या आपको ये समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी क्यों लिखी है? बहुत बढ़िया। इनटू एस, एस को क्या मैं यहाँ पे एच मैक्सिमम लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, यहाँ से एच मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? देख सकते, नोट करते जाए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पे। मैक्सिमम हाइट, अगर किसी पार्टिकल को यू से फेंकते हो, अगर किसी पार्टिकल को यू से फेंकते हो, हाँ बेटा हर्ष आनंद समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, ठीक है। अगर आप किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकते हो तो मैक्सिमम किस हाइट तक जा सकता है उस पॉइंट से? जल्दी बताओ। u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g। एक बात बताओ, अब यहाँ पे g की वैल्यू माइनस रखोगे क्या? इस फॉर्मूले में आप g की वैल्यू माइनस रखोगे क्या? जब ये फॉर्मूला ड्राइव किया तो तुम ऑलरेडी g की वैल्यू माइनस रख चुके, ठीक है। एक बात बताओ, क्या तुम ये बता सकते हो a से b पहुंचने में इसको कितना समय लगा? इफ आई विल आस्क यू कि a से b पहुंचने में इसको कितना वक्त लगा, क्या ये निकाल पाओगे तुम? ए से बी पहुंचने में टाइम बताओ। क्या मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ? v बराबर u प्लस ए टी, ये जीरो, ए से बी की बात कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी u माइनस जी इंटू टी, और t ए से बी में जो लगा है उसको t1 बोल देते हैं, या ए से बी ही लिखते हैं। तो बताना ए से बी में टाइम कितना लगा? ए से बी में टाइम कितना लगा मेरे भाई? क्या ये u बाई जी आ गया? क्या ये फॉर्मूला u बाई जी आ गया? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आपसे ये पूछा जाता कि पार्टिकल को ए पॉइंट से फेंका, तो जिस पॉइंट से फेंका है वापस उसी पॉइंट तक आना है। आपने अपने हाथ से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका तो पहले पार्टिकल ऊपर गया, फिर वापस लौट कर आया, तो दोबारा जब आपके हाथ में गिरेगा तो उसे कितना समय लगा? या हम ये कह सकते हैं जितनी देर पार्टिकल हवा में रहा वो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी, वो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी। तो क्या आप ये निकाल सकते हो यहाँ पे टोटल कितनी देर ये पार्टिकल हवा में रहा? ये निकालने के लिए क्या करें? ये निकालने के लिए भाई क्या करें, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल टाइम जितनी देर वो हवा में रहा वो कितना रहेगा, तो आप यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ ए टू सी में। कहां से कहां? ए टू सी में कौन सी इक्वेशन लगाओ? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। एक बात बताओ, ए से सी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपको दिखाई दे रहा है इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, दोबारा से हाथ में आकर ही गिर गया, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये तो जीरो हो जाएगा। ut प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या रखोगे? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए से सी में? मैंने ए से सी में पूछा है बेटा, ए से सी में तो जीरो हो जाएगा ना। बताओ यहां से सॉल्व करके टी की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से टी की वैल्यू आती है 2u बाई जी। पता है इस टी को मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? इस टी को मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ? इस टी को बोल सकता हूँ कैपिटल टी, और कैपिटल टी पता है क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। एक स्टूडेंट की नींद खुल गई है, अब पूछ रहे हैं सर जी नेगेटिव क्यों लिया है? बेटा मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, और मैं यहाँ पर ऊपर चिल्ला चिल्ला कर भी बता के आया था कि जी विल ऑलवेज बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन जो है बेटा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन में जब वैल्यू पुट करूंगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो देखना ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आया। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? यहाँ पे जो आपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये कैलकुलेट किया, ये है क्या? टाइम इन ए से बी प्लस टाइम इन बी टू सी। ये 2u बाई जी, ए से बी का आप टाइम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कितना आ रहा था u बाई जी।
इसको लिखेंगे u बाई जी प्लस टाइम इन बी टू सी। तो देखो ध्यान से, यहां से बी से सी का टाइम भी कितना आ गया, u बाई जी। पता है मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, पार्टिकल को जिस पॉइंट से आपने फेंका है उस पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना समय लगेगा, एग्जैक्टली उतना ही समय उसे मैक्सिमम हाइट से इस पॉइंट तक आने में लगेगा। ये जो फॉर्मूला है ना, और यहाँ पर ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये आपने जो एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब पार्टिकल को जिस लेवल से फेंका गया है, पार्टिकल उसी लेवल पर आकर के गिरे। मैंने क्या बोला ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर पार्टिकल को जिस सरफेस से फेंका है, अगर वो उसी सरफेस पे आके गिरेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लो ऐसा होता कि आप पार्टिकल को छत से फेंकते और वो जमीन पे जाकर के गिरता, तो हम उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगाते। उसमें कैसे सॉल्व करते वो हम आगे सीखेंगे। क्या अभी ये मेरी बात समझ आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, देखना मैं क्या बोल सकता हूँ। आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि पार्टिकल को ऊपर पहुंचने में जितना वक्त लगा ए से बी पहुंचने में, एग्जैक्टली उतना ही वक्त उसे बी से सी आने में लगेगा। एग्जैक्टली उतना ही वक्त उसे बी से सी आने में लगेगा। मैक्सिमम हाइट आप निकाल चुके हैं, अगर पार्टिकल को यू से फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट ये होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पॉइंट सी पे वेलोसिटी बताओ क्या होगी, क्या आप पॉइंट सी पे वेलोसिटी बता पाओगे? क्या बेटा आप पॉइंट सी पे वेलोसिटी बता पाओगे? जरा ध्यान से देखना, पॉइंट सी पे मेरे को वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी एट पॉइंट सी बराबर इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मैं यू लिख सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखूंगा, माइनस जी इंटू टी। एक बात बताओ, ए से सी में टोटल वक्त कितना लगा? 2u बाई जी। 2u बाई जी, क्या यहाँ जी से जी कट जाएगा? जरा ध्यान से देखना, वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या आ रही है? क्या ये माइनस ऑफ यू आ रही है? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या बेटा ये माइनस ऑफ यू आ रही है? माइनस तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिर्फ डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पार्टिकल को तुमने यू से फेंका है तो तुम्हारे हाथ में जब वो वापस आएगा तो भी उसकी स्पीड यू ही हो, तो भी उसकी स्पीड यू ही होगी। सिर्फ माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब ये पार्टिकल लौट करके वापस इस पॉइंट पे पहुंचेगा, पॉइंट सी पे भी वो यू से ही पहुंचेगा। अभी हम यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं वो कहां से कहां कर रहे हैं, सेम लेवल पे। पार्टिकल को जिस लेवल से फेंका है वो उसी लेवल पर आ गया। चलिए, क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं? मैं एक बार फटाफट समराइज कर देता हूं। मैंने अगर पार्टिकल को यू से फेंका तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g। पार्टिकल को दोबारा से उसी पॉइंट पे पहुंचने में, जहां से फेंका था, वापस से उसी पॉइंट तक पहुंचने में उसे जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 2u बाई जी। याद रखना, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, इसीलिए मैं यहाँ पर जब इक्वेशन ऑफ मोशन में जी की वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव रखूंगा। लेकिन जब इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यू पुट करके फॉर्मूला निकाल लिया तो क्या अब मुझे यहाँ जी की वैल्यू नेगेटिव रखने की जरूरत है क्या? आप यहाँ पर एक और बात ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ऊपर जाने वाला मोशन और नीचे आने वाला मोशन, ये दोनों मोशन सिमेट्रिक होंगे। ये दोनों मोशन क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। क्या ऐसे होंगे, अभी आगे जाकर के इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये दो चीजें याद रखना, एक तो मैक्सिमम हाइट, एक टाइम ऑफ फ्लाइट। और आगे तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, जो पूछा जाए वो निकाल दो। कर पाओगे? चलिए सवाल करें फिर, तैयार हो? देखो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। इस सवाल को हम पूरा खोल के रख देंगे, मतलब इस सवाल का अपन को ऑपरेशन करना है। इस सवाल का हमें ऑपरेशन करना है। देखना ध्यान से, एक पार्टिकल जिसे ऊपर की दिशा में 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। बी पार्ट में पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट। पहले आप ये दो पार्ट सॉल्व करें।
जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नथिंग इज मेंशन, तो 10 ले लेना। बहुत बढ़िया। क्या हम ये पार्ट सॉल्व कर चुके हैं? टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट को डायरेक्टली 2u बाई जी लिखा जा सकता है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट को 2u बाई जी लिखा जा सकता है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से फेंका है? क्या आपको इनिशियल वेलोसिटी 30 दी हुई है? अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी 30 दी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 into 30 डिवाइडेड बाय 10। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 6 सेकंड बाद क्या वो पत्थर दोबारा से ग्राउंड पे आ जाएगा? या 6 सेकंड बाद वो पत्थर दोबारा से ग्राउंड पे आके गिर जाएगा? बहुत बढ़िया। एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना है? 30 का स्क्वायर अपॉन 2g, 2g मतलब 20। क्या है वैल्यू? 45 मीटर आ गई। मतलब अगर किसी पार्टिकल को आप 30 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, कितने से? 30 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा? 45 मीटर। यहां तक तो सारे गरीब भाई बंधु निकाल चुके होंगे। 5 से 6 मिनट का समय और लिया जाएगा। क्या तैयार हो? अब देखना, यहां पर हमसे पूछा गया वेलोसिटी एट 1 3 5 6। यहां पर इस क्वेश्चन में मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि देखो बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लिया है, और पार्टिकल को जिस पॉइंट से फेंका गया है वो मेरा ओरिजिन है। तो आपको समझ में आ रहा है एक्सलेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या लोगे? -10। वेलोसिटी पूछी जा रही है 1356 सेकंड्स पर। क्या आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं? देखना, वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? v बराबर u प्लस at। u की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू बताओ क्या रखोगे? +10 या -10? चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो चाहे पार्टिकल नीचे जा रहा हो, क्या एक्सलेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? इसको -10 into t रख दो, ये लो। t की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, क्या आंसर मिल जाएगा? t की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, क्या मेरे भाई आंसर मिल जाएगा तुम्हें? तो t बराबर 1 पुट किया तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। t बराबर 3 पुट करो, t बराबर 3 पुट करो तो वेलोसिटी आ गई 0। t बराबर 5 पुट करो, वेलोसिटी आ रही है -20। t बराबर 6 पुट करो, वेलोसिटी आ रही है -30। क्या ये सभी कार है? ये कैसे किया समझ में आया मेरे भाई? t की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाओ, t बराबर 1 3 5 6, 1 3 5 6, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या? पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। इस क्वेश्चन को पूरा खोल के रख देंगे। इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो मोशन अंडर ग्रेविटी के इस लेवल के सवाल आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल नीचे आ रहा है। और जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल अभी अपनी मैक्सिमम हाइट पर। क्लियर? अगला पार्ट, अगला डी पार्ट में आपसे पूछा गया पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 3 5 2 3 4 और 5। क्या आप पोजीशंस निकाल पाएंगे? आपने पार्टिकल को जिस पॉइंट से फेंका उसको ओरिजिन ले लेना। मैंने बताया था इफ नथिंग इज मेंशन तो इस पॉइंट को आप ओरिजिन ले सकते हैं। पोजीशंस कैसे निकालेंगे? क्विकली मेरी हेल्प करें फटाफट। ये सी पार्ट है। क्या आप यहां पर इस तरीके से लिखेंगे? देखना, डिस्प्लेसमेंट बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले, बस अब आपको एक ही वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी होती। आप इससे पहले जब सवाल सॉल्व करते थे तो आपको एक्सेलरेशन दिया होता था। आज के बाद आपको एक्सेलरेशन नहीं देगा, क्योंकि हमें पता है अगर पार्टिकल हवा में है तो बाय डिफॉल्ट उसका एक्सेलरेशन g के बराबर ही होगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये तो सीधे सीधे पोजीशन के बराबर ही हो जाएगा। ut प्लस, देखना मैं बहुत आराम से लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन कितना है? -10 into t स्क्वायर। क्या आप इस वैल्यू को 30t माइनस 5t स्क्वायर लिख सकते हैं? मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। क्या आप t की अलग अलग वैल्यूज पुट करके ये सॉल्व कर पाएंगे? क्या आप t की अलग अलग वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर पाएंगे? t की वैल्यू 2 3 4 5 रखो इसमें और बताओ क्या आ रही है वैल्यू।
2e बराबर 2 पर ये वैल्यू क्या आ रही है 30 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 60 माइनस 20 कितना आ गया 40 मीटर। आगे जल्दी से सॉल्व करके बताओ t बराबर 3 और 4 5 पे क्या आना 3 पे बताओ 3 पे 4 पे बताओ क्या हुआ सन्नाटा क्यों छा गया 4 पे बताओ 4 पर ut माइनस के 5t स्क्वायर बहुत बढ़िया 40 मीटर और 5 पर कितना आ रहा है 5 पर 25 मीटर। क्या यहां तक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं क्या यहां तक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं भाई इट वॉज द डी पार्ट इट वॉज द डी पार्ट ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड्स distance traveled in the 4 seconds और displacement in the last second of its upward journey। ये दो पार्ट आपके लिए होमवर्क है क्योंकि अब समय हो चुका है तो अब चलने का वक्त आ गया है विदा लेनी पड़ेगी आप लोगों से। ये दो पार्ट आपका होमवर्क है जो कि आपको घर से करके आना है। यहाँ पर ये जो हमने वैल्यूज निकाली है बेटा इन वैल्यूज को एनालाइज करके आइएगा इन वैल्यूज को एनालाइज करके आइएगा क्योंकि जो हमारी अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को पूरा ओपन कर देंगे और विजुलाइज करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस इतना लेंथी नहीं होते देखते ही हम तुरंत आंसर बता देते तो इस क्वेश्चन को हमें पूरा विजुलाइज करना है। तो आपको ये जो भी डेटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन को पूरा एनालिसिस करके आना है। क्या करके आओगे मेरे भाई क्या करके आओगे मेरे भाई। और अब सुन लेना ध्यान से रेस नंबर 15 मैंने जो आपको होमवर्क में दी थी अब उस रेस को आपको दोबारा से सॉल्व करना है और उसे कंप्लीट करना। रेस नंबर 15 आज दोबारा से करना। रेस नंबर 15 के हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चंस ना बने लेकिन आज उस रेस नंबर 15 को दोबारा से करोगे तो ट्रस्ट मी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है दोबारा से अटेम्प्ट करनी है। क्या करोगे भाई करनी है भाई ठीक है। इसके अलावा जो भी रिमेनिंग होमवर्क है उसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास हमारी कल ही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इस क्वेश्चन को पूरा विजुलाइज और एनालाइज करके आओगे या नहीं आओगे इस क्वेश्चन को एनालाइज करके आओगे मेरे भाई ठीक है। इस क्वेश्चन को कल हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना पढ़ाया है क्या इतना क्लियर है आप लोगों को। टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है जितनी देर वो पत्थर हवा में रहा दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सारा पढ़ना है आज जो भी पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन आता है तो वहां पर उसे एक्सेलरेशन देने की जरूरत ही नहीं है। आपको बाय डिफॉल्ट ही पता होता है कि एक्सेलरेशन g होगा और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या मेरी सारी चीजें क्लियर है क्या मेरी सारी चीजें क्लियर है भाई। इसके अलावा जो भी होमवर्क है मैं आपका होमवर्क यहाँ पर लिख करके दे दूंगा आपको ठीक है। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत बढ़िया शानदार मेहनत करते रहिए। आज जो भी क्लास में पढ़ा है प्लीज उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो चीजें आप लोगों को बताई है ना ये वाली चीजें ये वाला पेज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यहीं पे लिपड़ करना शुरू कर देते हैं यहीं पे फैल जाते हैं रायते की तरह। ये आप कभी ये बात भूलेंगे क्या चाहे पार्टिकल ऊपर जाए चाहे पार्टिकल नीचे आए क्या उसका एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है क्या लगता है इस संडे को क्लास रखी जाए या नहीं रखी जाए
मुझे लगता है आजकल बहुत फ्री चल रहे हैं, लगभग 90% लोग बोल रहे हैं यस सर बिल्कुल रखी जाए सर, मजा आ जाएगा सर। चलिए विचार करते हैं इस बारे में, अभी अभी फाइनल नहीं किया है लेकिन सोचते हैं इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स TMP1 बैच से हैं। TMP1, अगर यहाँ पे TMP1 के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि उनकी आज फिजिक्स की जो डाउट क्लास है उसकी आप टाइमिंग देख लीजिएगा, उसकी टाइमिंग आज चेंज हो चुकी है। फिजिक्स की जो डाउट क्लास है उनकी 4 बजे की बजाय आज वो क्लास 7 बजे से होगी, क्योंकि आई हैव अ इम्पोर्टेंट मीटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई हैव रीशेड्यूल्ड दिस मीटिंग, डाउट डिस्कशन। TMP1 बैच की जो आज क्लास है वो 7 बजे से होगी, तो आप उससे पहले अपना पूरा होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, सो टेक केयर, मिलते हैं। चलिए फिर चलें, अगली क्लास का भी मेरा टाइम हो रहा है, 10 बजे से मेरी अगली क्लास है और आई होप आप लोगों की भी क्लास होगी। संघर्ष जारी रहना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना, याद रहना, चाहे मुसीबतें कितनी आए, चाहे बार बार गिरो, लेकिन हर बार खड़े होना है और अपने आप से हर दिन बोलना है। हर दिन जब भी सोने की बात आए, जब भी बिस्तर पे लेटो, तो अपने आप से एक बात जरूर बोला करो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और एक दिन मेरा IIT में टॉप 9 के साथ सिलेक्शन होगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर तुम्हें लाना ही पड़ेगा। IIT की तैयारी करनी है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम अपने आप को प्रेज करोगे, अपनी तारीफ किया करो अपने आप से कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, भले हो या ना हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन नहीं बनते उसके बाद अब ये बोला कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा मैं बनाऊंगा। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना शुरू करो। अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाओगे। आई होप एवरीवन इज परफेक्ट, ठीक है। चलिए फिर चले। यहाँ पर एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस कब ओपन होंगी। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि देखो क्लासेस कब ओपन होंगी ये सारे डिसीजंस क्या है ना कि हम लोग नहीं लेते हैं, हम तो ब्यूरोक्रेट्स है ही नहीं, ये सारे डिसीजंस तो गवर्नमेंट लेती है और हमारे चच्चा विधायक तो है नहीं है ना, तो हमें नहीं पता। जैसे ही हमें गवर्नमेंट अलाउ करेगा वी विल स्टार्ट आवर ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है। जो हालत तुम्हारी है वही हालत मेरी है, ठीक है ना, तुम्हें पता ना मुझे पता। तो आप ये सवाल एक गलत आदमी से पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ऑफलाइन क्लासेस कब ओपन होंगी, लेकिन जब भी ओपन होंगी डेफिनेटली उससे 10 दिन पहले आपको एलन की तरफ से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो यू डोंट नीड टू पैनिक अबाउट द सिचुएशन। ओके, चलिए टेक केयर, बिंदास रहिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं लेनी है और अपने आप से बोलते रहिए कि सिलेक्शन किसी का हो या ना हो, मेरा सिलेक्शन तो पक्का होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।